सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे। पिछले टर्म पर आपने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरों के आवेश -q और +q हैं, जिसकी लंबाई 12 है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। ये इसका निरक्ष है यानी इक्वेटोरियल एक्सिस है और इस पर बिंदु P है। हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम बिंदु P को A और B से मिला देते हैं और इसके बाद ये हम इंटेंसिटी की दिशा में ये एरो बना देते हैं, इधर इस दिशा में बना देते हैं और ये इन दोनों का परिणामी ये आता है। अब इसको किस प्रकार से निकालते हैं सभी लोग ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे, ये पहले तो हमारा उद्देश्य ये ऊपर लिखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल एक्सिस। अब ये इक्वेटोरियल एक्सिस है, यहाँ पर तीव्रता निकालने के लिए दोनों चार्जेस के कारण कितनी इंटेंसिटी होगी उसको अलग अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर ये E1 हो जाएगी, E1 बराबर हो जाएगी 1/4πε0 Q/R। R यहाँ पर BP हो जाएगा, BP और उसका होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इन राइट ट्राइंगल POB वहाँ पर PB या BP इज इक्वल टू हो जाएगा √ OP² प्लस OB²। यहाँ पर OP को हम लिख सकते हैं R² प्लस OB को लिख सकते हैं L²। इस तरह से BP की वैल्यू R² प्लस L² के √ के बराबर हो जाती है। इसी प्रकार BP की जगह हम AP भी निकाल सकते हैं। तो AP बराबर हो जाएगी √ R² प्लस L², ये भी उसी के बराबर हो जाएगी। इसलिए E1 बराबर 1/4πε0 Q/BP का स्क्वायर है, तो BP बराबर है R² प्लस L² का √ अगर √ है तो हम, और इसका यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर और √ दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा R² प्लस L²। और इसकी डायरेक्शन होगी B से P की ओर। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम B to P। इसी प्रकार -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगी 1/4πε0 Q अपान यहाँ पर AP² हो जाएगी और इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 Q अपान AP की जगह उसी तरह से R² प्लस L² ये लिखते हैं। अब ध्यान दें तीव्रताएं E1 तथा E2 समदिश नहीं है, अतः उनके ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटक ज्ञात करेंगे। ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत हैं। अतः निरस्त हो जाएंगे, अतः निरस्त हो जाएंगे। इसलिए बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्षैतिज घटकों का योग होगी। अब क्षैतिज घटकों का योग क्या होगा? इसलिए परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सभी बच्चे ध्यान दें, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये देखिए ये ऊर्ध्वाधर घटक है, ये और ये जो एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, निरस्त हो जाएंगे। ये क्षैतिज घटक हैं, दोनों एक ही दिशा में, दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया है परिणामी तीव्रता E बराबर इन दोनों का सम हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगी, बराबर ये हो जाएगा 1/4πε0 Q अपान R² प्लस L² और cos थीटा। यहाँ पर ये थीटा एंगल था इसलिए cos थीटा आया है, प्लस 1/4πε0 Q अपान R² प्लस L², ये cos थीटा। अब ध्यान से देखिए दोनों एक ही लिखे हुए हैं इसलिए ये डबल हो जाएगा इनका और ये हो जाएगा 1/4πε0 2Q अपान R² प्लस L² और cos थीटा की वैल्यू यहाँ से ध्यान दीजिए,
ये होती है आधार बटे कर्ण। तो L अपान ये साइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी L अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। अब एक कंडीशन लगा देंगे, इफ R is greater than L, then L will be negligible with respect to R, यानी L R के सापेक्ष नगण्य हो जाएगा, तब then E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपान, यहाँ ध्यान दीजिए जब L हट जाएगा तो ये स्क्वायर है और 3/2 पावर है, तो यहाँ रह जाएगा R3। अब हम जानते हैं, यहाँ हम जानते हैं कि 2QL इज इक्वल टू P द्विध्रुव आघूर्ण। इसलिए तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R3। इस तरह से निरक्षीय स्थिति में ये तीव्रता हमें प्राप्त होती है। अगर ध्यान से देखें तो ये तीव्रता अक्षीय स्थिति की तीव्रता की आधी है, वहाँ पर 2P/R3 होता था, यहाँ P/R3 है। सभी बच्चे समझ गए होंगे, इस तरह से इसको समझकर याद कर लेंगे।